आदाब, क्या हाल है आपके? कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। गेम उल्टी पड़ रही है, इसलिए अमेरिका बेचैन है मुज़ाकरात के लिए। ईरान को कोई जल्दी नहीं। ईरान में क्या सूरत हाल है, क्या तब्दीलियां आ रही हैं, इस पे बात करेंगे। इसराइली फौज में फूट पड़ रही है, इस पर बात करेंगे। इसराइल में तबाही का जो स्केल है, जो सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रहा है, उससे कई कई गुना ज्यादा है। ईरान को मजीद 10 दिन की मोहलत कैसे मिली, ये कहानी भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ ईरान के साथ पाकिस्तान के जो राब्ते हुए हैं उसके बारे में भी बताएंगे। मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान सरप्राइज देने को तैयार है। डोंट गो अवे, मेरा व्लॉग सुनिए फिर कहीं जाइएगा, उससे पहले पाबंदी है आप पर कहीं जाने की। तो आ जाते हैं बराह रास्त व्लॉग पर। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटे में बहुत डेवलपमेंट्स हुई, बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हुई। एक वज़ीर सदर में एक इजलास हुआ, उस इजलास में बिलावल भुट्टो भी थे, मुख्तलिफ वज़रा भी थे, वज़ीर पेट्रोलियम थे, वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर खजाना थे, इशारदार भी थे, सदर वज़ीर आज़म तो थे ही। वहाँ इब्तदाई सूरत हाल जो पाकिस्तान के अंदर है उस पर बातचीत की गई। माशी सूरत हाल, पेट्रोलियम और दीगर अशिया की अवेलेबिलिटी के हवाले से एक मैकेनिज्म पर बात की गई। उसके बाद फिर एक क्लोज डोर खुफिया तो नहीं, लेकिन एक क्लोज डोर इजलास हुआ जिसमें 5 शख्सियात थी, सदर वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, DGISI और इसहाक डार। जाहिर सी बात है ये वो टीम थी जो मुज़ाकरात के लिए मामलात को आगे बढ़ा रही है, और इन्हीं के दरमियान एक्सचेंज होना था कि अब तक के राब्ते क्या हैं। वजह उसकी ये है कि इतवार के रोज व्हाइट हाउस और पाकिस्तान के दरमियान, रावलपिंडी के दरमियान रब्ता हुआ, और उसके नतीजे में कहा यह जा रहा है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर जो एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने अमरीकी सदर से ये कहा कि उन्हें 10 दिन की मोहलत और देनी चाहिए, और उन्हें कायल किया। और उसके बाद वो उनकी जानिब से बयान आ गया कि 10 दिन तक मजीद हमले मौखर हो गए। वो जो पावर स्ट्रक्चर पर ईरान के हमला करना चाहते हैं, वो हमले 10 रोज तक मजीद मौखर कर दिए गए। इसका मतलब अब 6 अप्रैल तक चली गई है नौबत। और उस दरमियान में फिर पाकिस्तानी बाहर हुकाम, सीनियर हुकाम जो हैं, वो जिनके रवाबित है ईरान में भी और रसूख भी है, वो बॉर्डर एरियाज में कुछ ईरानियों के साथ उनकी बातचीत होती रही, और उसके नतीजे में बहुत कुछ तय पा गया कि अच्छा, ये नहीं तय पाया कि मुस्तकबिल में क्या करना, सिर्फ ये तय पाया कि मुज़ाकरात के हवाले से कैसे आगे बढ़ना। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए कि हम लोग बात चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आदी हैं, और उसके बाद फिर हम अड़ जाते हैं कि हमारी खबर दुरुस्त है। ऐसा नहीं है। अगर हमारी बाज़-औक़ात हमसे भी गलती हो सकती है, खबर गलत हो तो हमें माज़रत कर लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस काम में एक रोड मैप जिसको कहते हैं वो तश्कील पा गया है। ये हफ्ता तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन इससे जो अगला हफ्ता है उसके शुरू में या उसके मिड में पाकिस्तान बड़ा सरप्राइज देने के लिए तैयार है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने भी इसकी तस्दीक की है। उन्होंने ये कहा है, और पाकिस्तानी सफारती ज़राए ने तो पहले ही तस्दीक कर दी थी कि पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, पीस ब्रोकर का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन ये भी है कि जो मैंने जैसे गुज़िश्ता रोज भी कहा था कि इब्तदाई जो नशिस्तें होंगी 1 या 2, वो बिलवास्ता नशिस्तें होंगी या इनडायरेक्ट टॉक्स होंगी। एक कमरे में अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस होंगे, और दूसरे कमरे में ईरानी डेलीगेशन होगा, जिसमें कहा यह जा रहा है कि अब्बास इराक़ची साहब और जो उनके नेशनल असेंबली के स्पीकर है कालीबाफ वो होंगे। अब ये अब्बास इराक़ची साहब के साथ कालीबाफ साहब क्यों होंगे, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। अब्बास इराक़ची तो ईरानी हुकूमत के नुमाइंदे हैं और वज़ारत ख़ारजा की नुमाइंदगी करें, इंटरनेशनल उनकी एक रेपुटेशन है, वो उस वजह से वहाँ होंगे। कालीबाफ का ताल्लुक पासदारान इनकलाब से है, और मौजूदा सूरत हाल में जहाँ अमेरिका को घेर लिया है ईरान ने, और हमने गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ कहानी सुनाई थी आपको, उसमें पासदारान ने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। गुज़िश्ता रात उन्होंने भी जारी किए, लेकिन सफारती ज़राए से भी इत्तलात मौसूल होती रही कि 850 से ज़्यादा ईरान ने फौजी मारे अमेरिका के। उसके अलावा उन्होंने 5000 से ज़्यादा जख्मी किए। इसराइली फौज में जो होने वाली तबाही है वो इससे अलग है। वहाँ तो कई हज़ार जो है वो जख्मी और कई हज़ार जो है वो फौजी मारे गए हैं, और इसीलिए जो है उसमें की कहानी पर बाद में आते हैं। 17 बेसिस ईरान ने का तबाह हुए, उसमें से 11 बेसिस जो है सफारती ये कहते हैं कि रिहाइश के काबिल नहीं है। और उसके नतीजे में हुआ ये कि ईरानी हमलों के बाद जो है जो अमेरिकी फौजी हैं थे उन बेसिस पर वो भाग कर UAE और सऊदी अरेबिया और मुख्तलिफ जो बहरीन वगैरह है वहाँ मुख्तलिफ होटलों में छुप गए।
ईरान ने उन मुल्कों को वार्निंग दी कि हम इन उठनों को निशाना बनाएंगे, फौजियों को यहाँ से निकालें। अब वो सिविलियन ड्रेस में निकाल रहा है अमेरिका उनको, क्योंकि वहां मुसीबत पड़ गई है। फौजी ये कहते हैं कि हम तो यहाँ नहीं रहेंगे। और अमेरिकी फौजी, जैसा मैंने एक बहुत इब्तदाई जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था उस वक्त भी एक सवाल उठाया था कि ईरानी फौज के पास तो लड़ने का जज्बा है, और वो जज्बा कहाँ से ड्राइव करते हैं? करबला से ड्राइव करते हैं। फिर उनके वो अमेरिकन और इसराइली फौज जो है वो जारे फौज हैं। उनके पास ईरान के पास जो है वो बीइंग दी ईरानी फौज, ईरान के दिफा का चूंकि मामला है, तो उनके पास लड़ने की वजह, अमेरिकी फौज के पास तो कोई वजह नहीं है। यहूदी फौज के पास भी चलिए ठीक है, वो मजहबी मामला है उनका, तो वो मजहबी बुनियादों पर अपने जो है वो शायद वो जज्बा उनमें पैदा हो, लेकिन वो भी नहीं है उनमें भी, तो वो जज्बा ही नहीं है तो वो भागेंगे। अब इस तमाम सूरत हाल में चूंकि अमेरिका एक बुरी तरह से फंसा हुआ है, तो इसलिए जो है वो अमेरिका भी बाज़ औक़ात जो है वो फिर दबाव में आता है। और ईरान पासदारान इनकलाब को इस बात की समझ है, इसलिए उन्होंने ये बताया कि इतने शिप तबाह किए हैं और 18 जहाज तबाह किए हैं। अब्राहम लिंकन तो मुकम्मल तौर पर फारिग कर दिया गया है, और उन्होंने तमाम तफसीलात बताई हैं ईरान ने गुज़िश्ता रोज, और वो तफसीलात खासी होशरुबा हैं। उसका नतीजा ये है कि अब अरब मुल्कों में जो अगला निशाना है ईरान का, वो जो सफारती हल्के समझ रहे हैं कि वो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट होंगे। अगर ये हो जाता है तो अरब मुल्कों में तो बहुत तबाही आएगी, वहाँ पीने का पानी नहीं होगा, तो उनकी मईशत तो बिल्कुल ही तबाह हो जाएगी उसके नतीजे में। और मईशत क्या, जिंदगी रुक सकती है इस वजह से। समुद्री पानी लोग बराह रास्त पी नहीं सकते। तो इस वजह से जो है वो अरब दुनिया भी एक मुश्किल में है, लेकिन अमेरिका खुद भी मुश्किल में। और उसके साथ साथ एडिशनली ये भी हुआ कि जो पाकिस्तान के हमले हैं उनके नतीजे में इसराइली फौज में फूट पड़ गई है। इसराइली आर्मी चीफ रोने लगे हैं तकरीबन, और वार्निंग्स जारी कर रहे हैं अमेरिका को। इसराइली फौजी जो है उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया, भाग रहे हैं लड़ने से। उनको कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही। वो कहते हैं हमें ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में जाने दें, हम बंकर्स में बैठ कर लड़ेंगे। बंकर्स में बैठ कर कैसे लड़ेंगे? लेकिन ज़ेरे ज़मीन बंकर्स भी तो आप कम पड़ गए हैं ना, क्या सारा इसराइल तो ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में नहीं जा सकता, हर जगह तो बंकर नहीं है। और यही वजह है कि ये मामला जो है ना कंट्रोल से बाहर दिख रहा है अब सारी दुनिया के। तो पाकिस्तान जो है वो मीडिएट कर रहा है, रफ्ता रफ्ता बात को आगे बढ़ा रहा है। और जर्मन वज़ीर ख़ारजा के बकौल जो है वो ईरानी और अमेरिकी वक्त की मुलाकात होगी। हमारे ज़राए ये कहते हैं कि इब्तदाई तौर पर तो मीडिएशन होगी और फिर शटलिंग होगी, यूँ कह लिए इंडायरेक्ट या बिलवास्ता मुज़ाकरात होंगे, उसके बाद बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे, और ये अगले हफ्ते में शुरू में हो जाएंगे। और ये एक बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने एक फार्मूला तैयार कर लिया है, और कहा यह जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर जो है वो जो मुतफ़िका नुकात हैं अमेरिका की जो 15 शराइत हैं उनमें, और जो ईरान की 6 शराइत है उनमें जो मुतफ़िका नुकात है उनके ऊपर बातचीत होगी। उसके बाद फिर रफ्ता रफ्ता एक एक नुक्ते को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। ये हो सकता है कि 2 या 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, लेकिन ये 10 रोज इसी तनाजुर में दिए गए हैं। लेकिन मामला कहा जा रहा है कि तय हो जाएगा, यकीनी तौर पर तय हो जाएगा, और पाकिस्तान एक बड़े पीस ब्रोकर के तौर पर आ जाएगा भारत में। इसीलिए जो है वो एक सफ़े मातम बिछी हुई है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो खुद शक्ल से वही लगते हैं जो उन्होंने लफ्ज़ कहा, वो इस घटियापन पर उतर रहे कि सफारतकार के ज़बान से इस किस्म के अल्फाज निकले। मैं तो वो अल्फाज दोहराते हुए भी शर्माता हूँ। तो ये मामला जो है वो बहुत ही जो है भारत में तो सवाल रूह बन गया है मोदी हुकूमत पर। ऊपर से वो सुब्रमण्यम का इल्जाम के लिए खवातीन के साथ उन्होंने ये किया, उनको आरपी बनाने के लिए। तो ये मामला जो है वो अब पाकिस्तान के लिए कहा यह जा रहा है कि सब अच्छा है। इस दरमियान में अमेरिकी सदर ने जो है एक और इशारा दिया था। ये इशारा था कि हम इसको बाद औक़ात चीज़ों को हकीकत समझ लेते। आपने हुर्मुज़ से 8 जहाज गुजरे होंगे, उनमें से पाकिस्तानी जहाज भी 2 गुजरे हैं ना। उनके ऊपर तो पाकिस्तानी फ्लैग होना ही है, क्योंकि वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, PSO के जहाज है। तो जब ये जहाज पाकिस्तान आपने हुर्मुज़ से गुजरे, उनकी किसी ने फोटो ले ली होगी। अब वो ईरानी इस जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभा रहे हैं, पाकिस्तान उनके साथ तो ज्यादा दोस्ती निभा रहा है ना, उसके नतीजे में जब वो जहाज गुजरे तो ईरानी अमेरिकी सदर ने उसको एक नए रंग में फिकाही अंदाज में बयान किया। वो बुनियादी तौर पर वो ये फैक्चुअल पोजीशन नहीं बयान कर रहे थे,
वो अपने अगले स्टेप की वजाहत कर रहे थे कि ये हो रहा है और हम जो है वो आगे बढ़ेगा, 10 रोज की मजीद मोहलत देंगे, जिसको उस वक्त दुनिया अंडरस्टैंड नहीं कर पाई क्योंकि अब जल्दबाज बहुत है ना, और उसको समझने की जरूरत थी। और अब वो समझ में आई है कि वो फील्ड मार्शल के राब्ते के नतीजे में वो 10 रोज जो मिले हैं ईरानी अमरीकी सदर, उसके बारे में इशारा कर रहे थे। उसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ये जो इसराइल ने पाकिस्तानी एम्बेसी के खिलाफ के करीब बमबारी किया, उसमें मुदस्सिर टीपू और पाकिस्तानी हमले की जान बची है, बिल्कुल महफूज रह गए हैं। ये दूसरी बार बमबारी हुई है, पहले भी बमबारी हो चुकी है एक डिसेंट बिल्डिंग में, लेकिन अब ये बिल्कुल चारों तरफ बमबारी हुई। पाकिस्तान की जानिब से जो है जो सफारती जराए हैं उनके जरिए इसराइल को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचा दिया गया है, उसको ये बता दिया गया है कि अगर दोबारा ये हुआ और हमारा किसी आदमी को नुकसान पहुंचा तो उसका नतीजा क्या होगा। यही वजह है कि अब ईरानी इसराइली जो है वो ज्यादा घबरा गए हैं, क्योंकि नेतन्याहू गायब है, हस्ब मामूल गायब है, उनकी फौज जो है वो उसमें फूट पड़ गई है। इसराइली आदमी चीज जो है वो अलग रो रहे हैं, इसराइली फौजी अलग रो रहे हैं, भाग रहे हैं मैदान जंग से। और ये तमाम बातें जो है वो ये जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस जंग में पीस ब्रोकर के तौर पर फास्ट खड़ा है। चीनी वजीर खारजा के साथ आज हमारे वजीर खारजा की बातचीत हुई, उसमें अब एक सवाल ही उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, ज्यादातर तो वो लोग हैं जो हुकूमत मुखालिफ है, एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ है, वो जी पाकिस्तान की तो गारंटी कोई नहीं कबूल करेगा, वो पाकिस्तान किसकी गारंटी दे सकता है। पाकिस्तान इस वक्त सबसे बेहतर पोजीशन में ईरान की भी और अमेरिका की भी गारंटी लेने पर। वजह क्या है? वजह यह है कि पाकिस्तान हमेशा से ईरान में को जब भी कोई इशू आया वाशिंगटन से, तो ईरान ने पाकिस्तान से दरखास्त की, पाकिस्तान ने वाशिंगटन में उस इशू को हल करवाया। आज की बात नहीं है, ये 79 से ऐसे ही चल रहा है। और उसके बाद अमेरिका को भी जब इशू आया तो पाकिस्तान को उसने दरखास्त की और पाकिस्तान ने उसको रिजॉल्व कराया। दोनों के दरमियान जितने भी जब भी स्टैंड ऑफ हुआ पाकिस्तान ने रोल प्ले किया। फिर इस वक्त पाकिस्तान समझता है अमरीकी पोजीशन को भी, अमरीकी मसाइल को भी समझता है, और अमरीका फंसा हुआ है। नवंबर तक तो सदर ट्रम्प जो है वो वैसे ही फंसे हुए पॉलिटिकली भी, उनके यहाँ इलेक्शन है मिड टर्म, इस यही वो वाहिद वो बुनियाद है। और फिर पाकिस्तान के साथ जितनी भी चीजें अमेरिका की हो रही है वो बराह रास्त हो रही हैं, और वो जाहिर सी बात है नोट टेकर्स भी उनमें मौजूद होते हैं ना, जहाँ नोट टेकर्स मौजूद होते हैं वहां फिर कोई फरीक भाग नहीं सकता। वो ये जरूर मतलब भागने को तो भाग जाए, लेकिन वो ये दावा नहीं कर सकता कि ये ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर दूसरे आदमी के पास भी तो सबूत होता है। और ईरान तो पाकिस्तान से जो वादा कर लेता है वो पूरा होता है, हमेशा ही ऐसा ही हुआ है। तो इसलिए पाकिस्तान सबसे बेहतर पोजीशन में। हाँ, उसके ऑब्जर्वर के तौर पर चीनी और रशियन जो है वो मुज़ाकरात में आ सकते हैं। मेरी इत्तला है कि शायद इस पर बात भी हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली मुज़ाकरात दोनों टीमों के दरमियान होंगे। कहा यह जा रहा है कि जेडी वैंस भी आएंगे, जेराड कुशनर भी इस्लामाबाद ही में होंगे, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन अभी लेटेस्ट उसमें यह भी है कि पाकिस्तान या तुर्की दोनों में से किसी एक जगह मुज़ाकरात होंगे। मेरी इत्तला ये है कि पाकिस्तान से जो फ्रंट पोजीशन है वो जो दी गई है वो इसहाक डार को, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक पोजीशन का एक आदमी जो है ना वहाँ दरकार है, जो डिप्लोमेटिकली जो है ना इस पीस को ब्रोक करने में किरदार अदा कर सके, गुफ्तगू कर सके। तो इसहाक डार साहब भी होंगे, उनके साथ यकीनी तौर पर और भी अहम लोग होंगे, उनके नाम अभी लेना मुनासिब नहीं है, या हो सकता है वो ना हो, कोई और हो जाए उनकी जगह। तो बहरहाल लेकिन पाकिस्तान वहाँ मुज़ाकरात में मौजूद होगा, जहाँ भी कोई स्टैंड ऑफ आएगा मामला पाकिस्तान की जानिब रेफर होगा, ये भी तय है। उसमें अब ईरान ने ये जो अपनी शर्त रखी थी कि वो विटकॉफ नहीं होंगे क्योंकि वो इसराइल नवाज हैं, वो यहूदी हैं, लॉबी के हैं, वो यहूदी हैं, वो वापस हो गई है शर्त। इतलात यही है कि जब मुज़ाकरात होंगे तो अब कालीबाफ साहब भी होंगे और अब्बास इराक़ी साहब भी होंगे, लेकिन विटकॉफ भी होंगे और जेडी वैंस भी होंगे, और कहीं बैकग्राउंड में होंगे वो इस्लामाबाद ही में उसी इमारत में होंगे जहां मुज़ाकरात होने होंगे, और जेराड कुशनर भी होंगे। तो इस तरह पाकिस्तान के लिए ये जो है वो एक अब ईज पैदा हो रही है, और ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है पाकिस्तान पर कि इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पाकिस्तान की कोशिशों से रिजॉल्व हो जाए। इसमें जहाँ तक तुर्की की बात है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो तुर्की तक ट्रैवल करना ईरानियों के लिए चूंकि खतरनाक बात होगी,
کوئی بھی فریق اس فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے صورتحال کو جو خراب کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر اسرائیل میں تو نیتن یاہو تو ہر چیز کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے نا. تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ زیادہ ایک مضبوط جو ہے وہ وینیو کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے، 99% یہی امید ہے کہ پاکستان میں مذاکرات ہوں گے. جرمن وزیر خارجہ نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ مذاکرات ہوں گے اسلام آباد میں، اگلے ہفتے کے درمیان میں شاید کئی مذاکرات ہوں گے، یا اس سے ہفتے کے آغاز میں ہو جائے. یہ 2 دن 3 دن جو ہیں یہ اس ویک کا بالکل آخر ہے، تو اس میں یوں سمجھیے کہ وہ جو اعتماد سازی کی فضا ہے وہ قائم کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.